हमें ना वी हैव टू कल वाला करना है। हाँ, नाउ वी आर स्टडीइंग द इन दोनों के नंबर सेम रखने थे। पहले एनडीए से फोटो निकाला था। निकाला तो हाउ मेनी मेथड्स वी हैव डन एमडीएस को क्वेश्चन निकाल के जीवन मार्क्स का मॉडल मार्क्स करना है। मास परसेंटेज एंड ये दोनों तो हो गए थे ना। हाँ मैं बताइए आज से स्टार्ट करना है मोलैरिटी। एक बार जिस देना फिर से होगा। मास परसेंटेज का मतलब मोल फ्रैक्शन करेगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? अगर हम सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। और अगर मैं निकालता कि बी की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। और मैंने कहा था कि दोनों को प्लस करके 1 करना चाहिए। यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया था। ये XA और XB को प्लस करके या NA और NB? XA प्लस XB नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करके कभी 1 थोड़ा बन सकता है, लेकिन फ्रैक्शंस अब जैसे पिज्जा होता है, एक फ्रैक्शन आता है हाफ है, दूसरी फ्रैक्शन भी क्या है हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज हमेशा फ्रैक्शंस को प्लस करके 1 बनेगा ना। नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करके 1 बनेगा, इसका कोई लॉजिक भी तो नहीं है ना मतलब। अब मान लो तुमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स डाले 5, नमक के मोल्स डाले 2, तो 5 + 2 तो 7 आएगा, वो 1 क्यों आएगा? लेकिन फ्रैक्शन 5/12 एक की क्या होगी 7/12, तो दोनों को प्लस किया तो 12/12 क्या बन गई 1, तो इट इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन। आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ मोलैरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट है मोलैरिटी। मोलैरिटी का ना पहले नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी पर लीटर। मैं बताती हूँ, हमें डेफिनेशन रखना नहीं मांगती, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो तुमने एक शरबत बनाई 10 लीटर, 10 लीटर बनाई शरबत, उसमें तुमने थोड़ा सा भी मोल्स डाले, मुआवजा के नंबर ऑफ मोल्स डाले मान लो 5 मोल्स। अब मुआवजा के 5 मोल्स कितने लीटर में डाले? 10 लीटर। अब तुम इसको डिवाइड कर दो सच दैट 1 लीटर में जितने मोल्स आएंगे वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप 10 लीटर सॉल्यूशन बनाओ, मुआवजा का 20 लीटर बनाओ, हमें मतलब नहीं है, जितने 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वही मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं बोलो? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स in how much liter? 1 लीटर। In 1 liter of the solution। पहले तो डेफिनेशन आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऐसी करी है कि जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं उसका जितना मर्जी वॉल्यूम ले सकते हैं। मैं तो नहीं कह रही कि 1 लीटर लो, आप 10 लीटर भी ले सकते हो, 20 लीटर भी ले सकते हो, बट जब आपने मोलैरिटी निकालनी है तो आपका फोकस 1 लीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 लीटर में जितने मोल्स आएंगे वो आपकी मोलैरिटी है। अगर आपको लग रहा है 1 लीटर में तो 1 ही मोल आ रहा है तो मोलैरिटी इज 1 मोल पर लीटर। अगर आपको लग रहा है 1 लीटर में तो 2 मोल्स आ रहे हैं तो आपकी मोलैरिटी क्या होगी 2 मोल्स पर लीटर। ओके, अब फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला जब हम बच्चों को लिखाते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो हम बच्चों को लिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब हम नीचे जो वॉल्यूम है से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड इसीलिए करना है क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना वॉल्यूम 1 लीटर हो। मान लो आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो वो ऑटोमेटिकली पर लीटर आ जाएगा। डिवाइड करने से वो ऑटोमेटिकली कितने लीटर के लिए आ जाएगा 1 लीटर। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, पर जरूरी तो नहीं है ना कि वॉल्यूम 1 लीटर ही हो। इसीलिए उन्होंने फॉर्मूले में वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया ताकि अगर आपके पास 5 मोल्स 10 लीटर में है तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 0.5 जो सी पर लीटर आ गए पर लीटर। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वो ऑफ तो डिफाइन हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर किसके मोल्स हैं? सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के? सॉल्यूट। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब ही यही होता है हाउ मच सॉल्यूट इज एडेड, हाउ मच सॉल्यूट इज एडेड, नॉट सॉल्वेंट। और उसके बाद नीचे हमने किससे डिवाइड किया है? वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम लीटर में ना हो, कई बार ऐसा होगा मिलीलीटर में होगा, तो कन्वर्ट नहीं करना, सिंपल आप फॉर्मूले में क्या
मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि आप वॉल्यूम अलग से लीटर में कन्वर्ट करने बैठोगे तो आप फॉर्मूले में ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो दो फॉर्मूले बन गए मोलारिटी को कैलकुलेट करने के कि अगर आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन है फिर आपके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Solution. बट अगर आप और ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम इज इन आइदर मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर आप इसे सच में पूछोगे तो ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। हमें तो ऊपर वाला बताया अभी नीचे वाले बताया। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं मोलारिटी की यूनिट्स क्या होगी, ऊपर से मोल्स आ रहे हैं, नीचे से क्या आ रहा है पर लीटर। अब मोल्स पर मिलीलीटर नहीं आ रहा, आप कहोगे कि मैम लिखा तो मिलीलीटर हुआ है बट 1000 से मल्टीप्लाई करने से वो ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो कभी भी यूनिट्स ऑफ मोलारिटी गलती से भी मोल्स पर मिलीलीटर मत बोल देना। यूनिट्स ऑफ मोलारिटी आर ऑलवेज मोल्स पर लीटर। अगर आपको फॉर्मूले में देख के ऐसे लग रहा है कि मैम नीचे लिखा तो मिलीलीटर हुआ है बट ये भी तो समझो ना कि हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो चुका है। So many times in Vivas and when you go in 11th you are asked such questions, what is the units of molarity and students go blank। तो आपको हमेशा याद रखनी है छोटी छोटी कि मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो पर लीटर आ जाए। क्या हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गिवन होगा? नो, समटाइम्स इट इज गिवन इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। देन वी विल चेंज द फॉर्मूला, बस चेंज क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क अस व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ मोलारिटी देन वी विल से मोल्स पर लीटर। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम क्या वॉल्यूम गिवन होगा? हाँ गिवन होगा। क्या नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने पड़ते हैं। अगर मोलारिटी का क्वेश्चन आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालने पड़ेंगे। मतलब हमें हमेशा गिवन मास गिवन होगा, पहले मोल्स पहले हाँ। के मोल्स कैलकुलेट करें, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। बच्चों को लगेगा कि अच्छा मोलारिटी का क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिए होने चाहिए। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स आज तक किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं दिए जाते क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकालो, आपको तो मास गिवन होगा कि मैंने 2 ग्राम NaCl डाला तो व्हाट इज द मोलारिटी। तो आपको तो उन्होंने ये दिया नहीं, कोई एवोगाड्रो नहीं। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो आपको मास गिवन है तो आप बस NaCl के मोलर मास से डिवाइड करोगे। फिर अगर हम NaCl का मोलर मास क्या होता है 23 + 35.5। यार एवोगाड्रो नंबर से तो सब डिवाइड करना होता है जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो। जब भी आपको मोलारिटी का क्वेश्चन गिवन होगा आप मेरे को प्रैक्टिकली भी सोचो। अगर आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितना नमक डाल के आए तो तुम मुझे यही बोलोगे कि मैं 2 ग्राम डाल के आया हूँ या 1 चुटकी डाल के आया हूँ या 1 स्पून डाल के आया हूँ। तो फिर मुझे ये बोलोगे कि मैम मैं 6 × 10⁻23 NaCl डाल के आया हूँ। मतलब हम प्रैक्टिकली बात करें जब भी सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है कैसा भी नमक डाला जाता है ग्राम्स में गिवन होता है ना, हमें किस में गिवन होगा? हमें कभी ऐसा होगा ही नहीं कि नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे। जब भी सोल्यूट की बात होगी तो होना हो हमें क्या गिवन होगा? गिवन मास। तो जब भी मास गिवन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को किससे डिवाइड करते हैं? वी नेवर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से तो तब डिवाइड करना होता है जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो। और आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है मोलारिटी नॉर्मैलिटी वाले न्यूमेरिकल्स में हमें मास के टर्म्स में गिवन होता है। तो एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला भूल जाओ। चलो अब मैं एक बहुत खास चीज़ बताने वाली कि मोलारिटी इज नॉट अ गुड कंसंट्रेशन टर्म। अभी अभी 12th का मैंने एक MCQ डाला था, बच्चों ने गलत कर दिया। 12th की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 11th की स्टार्टिंग में भी मैं हमेशा बताती हूँ कि इतना MCQ आता है कि हम जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, अभी हमने 3 ही पढ़ी हैं बट आगे और भी पढ़ेंगे, सबसे इनएक्यूरेट मतलब अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलारिटी है। अब ये इनएक्यूरेट क्यों है उसका कारण सुनो। मान लो तुमने कोई सोल्यूशन बनाया, तुमने उसकी मोलारिटी निकाली, कोई वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, धीरे 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 दोपहर होने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है। अब वॉल्यूम अगर एक्सपैंड कर देगा तो मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलारिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड मोलारिटी टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड कर रही है। सोल्यूशन तो वही है
तुमने सोल्यूशन में कोई छेड़खानी नहीं करी, तुम नमक डाल के चले गए। सुबह तुमने नंबर ऑफ मोल्स देखे, वॉल्यूम चेक किया, तुमने मोलैरिटी निकाली। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसी सेम सोल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, बिकॉज वॉल्यूम एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। वॉल्यूम एक्सपैंड्स ऑन, तुम नहीं बढ़ा रहे लेकिन टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा। अब टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा तो जब तुम थोड़े हाई टेम्परेचर पर सेम सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालने आओगे, उसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। वॉल्यूम बढ़ चुका होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू कम आएगी, बिकॉज मोलैरिटी वॉल्यूम के कैसे वॉल्यूम उल्टा घटेगा नहीं। थिंग्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। मैंने भी एक वजह से वॉल्यूम भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। अब मैंने ये बात कितने स्पष्ट तरीके से बताई है ना। अच्छा, मैंने रीजन भी ना पूछूं, अगर मैं सोचूं एक एमसीक्यू डाल दूं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंसंट्रेशन टर्म या विच वेरीज विद टेम्परेचर। बच्चों ने पता किस पे टिक कर रखा है, वेट परसेंटेज। एक मास परसेंटेज को कभी-कभी वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, जो मैंने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी ना, मास परसेंटेज। अरे दिमाग तो मास में किसी चीज का चेंज हुआ आज तक? वॉल्यूम तो चेंज होता है पर कभी मास चेंज होता है? और मैंने जब चीख के बताया हो कि नहीं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, फिर भी बच्चे मास परसेंटेज पे टिक कर रहे हैं, तो बताओ उसमें टीचर का क्या फॉल्ट है? तो मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आती कि सही चीज़ नहीं लिखते, गलत से लिखते हैं। तो हमेशा के लिए याद कर लो। और 11th में तो प्रॉपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। तो आप क्या बोलोगे कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to volume, as temperature increases volume increases but molarity decreases। ये बात समझ आ रही है कि मोलारिटी के फॉर्मूले से पता लग रहा है कि वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? इनवर्सली। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा बट मोलारिटी कम। और अगर उल्टा देखें कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बट मोलैरिटी तो नॉट अ तो गर्म करने में काम आएगा। गुड। और टेम्परेचर अभी तो वही बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो तो कम हो रहा है। टेम्परेचर हम उनके बोल रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम नहीं होगी, वॉल्यूम बढ़ कैसे रहेगा? जैसे एक वाटर पानी है को गर्म करते हैं तो पानी कम होता है ना। वो तो तुम ये अज्यूम करो कि वो भाप बना के उड़ गया। हाँ। वो तो एक तुमने कंजर्वेशन कर दी। को लेकर चल। अगर तुम इवैपोरेशन नहीं करोगे, मैं उसके ऊपर एक बकेट रख दूँ जैसे जब कवर कर दो, वेपर्स ना बने तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा, थिंग्स एक्सपैंड एक्सपैंड कैसे करेगा? उसके मॉलिक्यूल और लूज हो जाएंगे कभी। यूज नहीं होंगे। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल थोड़े अवे भागने लगते हैं। अब तुम उसमें इवैपोरेशन में कंडेंसेशन मत मिक्स करो ना। अब कोई चीज उड़ के ही बाहर चलेगी, वो तो एक फिनोमेना ही डिफरेंट हो गया। एज लॉन्ग एज उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया तो वो एक्सपैंड ही करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर ही भागेंगे ना। टेम्परेचर घटेगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगी, मॉलिक्यूल पास आएंगे। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं और टेम्परेचर घटने से मॉलिक्यूल। अब तुम वो कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर भागने की जगह उड़ ही गए, बाहर ही चले गए, फिर तो वॉल्यूम कम हो गया, फिर तो तुम अलग बात कर रहे हो ना, है ना। चलो एनीवेज, ये हो गया। एक बार इसका फॉर्मूला लिखो, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। पहले लिखो फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख लो। और ये डायग्राम ऑप्शनल है, बनाना नहीं बनाना, बट पहले डेफिनेशन लिखो फिर फॉर्मूला लिखो। पहले डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला क्वेश्चन करना है है, क्वेश्चन भी दे रहे हैं। हो गया टाइम? यस। चलो एक ये कंप्लीट तो कर लो जो जितना मैं लिखवा रही हूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, या आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई मोलैरिटी इज नॉट एक्यूरेट concentration term। तो इसका आंसर क्या देंगे? as molarity is inversely proportional to volume
हाईलाइट करने के बाद भी बच्चे जब गलत करते हैं ना तो टीचर को बहुत दुख होता है। तो एज we increase the temperature, volume increases but molarity decreases and vice versa. Okay? अभी 4 मिनट है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, एक मोलारिटी का और फिर इन्होंने तो लिखा भी नहीं, इनको लिखने दो ना बेचारा थोड़ा। सिर्फ एक क्वेश्चन मोलारिटी का ज़्यादा थक गया बाप रे। रहने दो बस एक प्लीज, रिक्वेस्ट। कल आते दिन मैं फॉर्मूला बस पढ़ाऊंगी नहीं, रिवाइज करके आना, एक का क्वेश्चन कराऊंगी। पता है क्या, मेरे को सिलेबस में तो आगे बढ़ाना है ना, आज सारा दिन आज उसके पुराने नाम वाले नोट्स भेज दो, मैंने अभी हाथ तक के जितने भी नोट्स हैं वो सारे सेंड कर दो। मैंने एक काम कर दूँ कि मेरे पास नोटबुक है, मैंने चैप्टर 1 की पूरी PDF बना के भेज दो, जिसके जो इनकम्प्लीट है वो अपनी रेफर कर दो। पूरे चैप्टर 1 के बना मैं आपको बोलती हूँ कि स्कैन करके ना पूरे चैप्टर 1 आप ग्रुप में ऐड हुए हो, एक बार हो गया ठीक है। ये भी तुम भी देख लेना कि जो जो तुम्हें समझ आएंगे, तुम्हें फोटो सेट कराने लिखने शुरू करने हैं, शुरू कर ले। तो मेरे को बीच बीच में जब जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पिछला कराती हूँ। तुम्हारे स्कूल में और केमिस्ट्री में को समझ आना चाहिए कि क्या चेकिंग हो रही है, ठीक है ना। तुम डॉट रेडी कर लो शिफा, मैथ्स के अच्छे को फिजिक्स गुड इवनिंग। Yeah,
शॉप ला रखी है ना सेल पे लोग इसका मतलब जैसे पूरे रजिस्टर में है तो मैं 60 रजिस्टर चार्ज में को बीच में ना हम बस इधर शेल्फ जिधर रूम है रूम के साइड एक शेल्फ जो है उसका सारा स्टेशन का सामान रखा है तो लोग 70 रजिस्टर चार्ज में उनके सामान बाकी लोग भी हैं बात कर यूनिफॉर्म भी है ऑस्मोसिस के नोट्स जो लिख के आए समझ आ गई थी राइट ठीक है ऐसे लिखिए बीच में बहुत से शब्द नहीं समझ वो शब्दों की जगह छोड़िए कुछ भी लिख लिया कहीं में कुछ कुछ लिखा है कहीं में समझ बहुत देर बाद समझ आएगी दिखाना जरा नोट करते हैं माइनस नोट जो वर्ड समझ नहीं आया उनकी जगह छोड़ी कि कुछ भी लिख लिया इतना ही कम क्यों माना तो कर लेना संडे आएगा ना कंप्लीट कर लेना पता है वो तो मैं तुझे डिक्टेट करने लग गया तो टाइम वेस्ट है कभी मैंने लिखने वाला दे दिया था कि चलो ये टाइम लग जाएगा कर लेना ना संडे आएगा ना कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये तुम्हारा टाइम तुम्हारा स्टेशन का टाइम लग जाएगा कुछ नहीं तो कल आए थे मौसम से करा देंगे शाम को आया था हाँ तो फिर तुम्हें कल से बात बताएगी तो कल आया था कहाँ लोग परेशानी है दोपहर को 1:30 बजे पता किसी और को नहीं लग रहा गुड आफ्टरनून तो 9:30 की बाद ही कितने बजे रात 10 बजे सो रहा और हूँ सुबह सुबह उठता हूँ सुबह जाता हूँ सुबह ये आवाज सही है स्ट्रीम हो गया ना कल प्रोसेस हो गया 7-8 थोड़ा बहुत शुरू कर दिया अब इसके कॉपी देखे ना जगह छोड़ संडे आएगा हमको भी कर हाँ ये आज मैं ट्यूशन में मैंने बोला हाँ
जहाँ तक मैंने भेजा ना उसके बाद वो फॉर्मूला फाइंडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला फाइंडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर आई, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई 3.14 वाला पाई नहीं है, सिंबल है पाई इज द सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यही हेडिंग है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले तो पाई इज द सिंबल experimentally it has been found pi is directly proportional to C, that is concentration of solution। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे तो उसमें RT आ जाएगा, where I is osmotic pressure, C is concentration in moles per liter, R is gas constant जिसकी वैल्यू हम 0.0821 भी ले सकते हैं, तो हमने एटमॉस्फेयर में लेनी है 0.083 भी ले सकते हैं अगर हमने बाद में लेनी है, 8.314 भी ले सकते हैं अगर हमने ट्रांसफर में लेनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ नहीं था, हाँ तो न्यूमेरिकल तो आज कर लिया ना। कल कराया था। हाँ कल ऑस्मोटिक प्रेशर की थ्योरी कराती थी कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, बट आज हम ये करेंगे कि इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो वो नंबर ऑफ मोल्स पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि पहले ये पाया गया कि ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बट कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ तो वही एक ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद इसी फॉर्मूले को के बाद इस I is CRT, तो C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, hence it is a qualitative property। और फिर इसी में हम नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख लेंगे। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड मोलर मास तो फर्स्ट राइट दिस